हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना फिफ्थ वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। और हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज से है। तो क्या क्वेश्चन है ये? डिफाइन द पावर ऑफ लेंस एंड राइट द मीनिंग ऑफ वन डायोप्टर। आप जानते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है और यूनिट इसकी डायोप्टर होती है। तो उस डायोप्टर की क्या मीनिंग है इन रिलेशन टू फोकल लेंथ, इसको लिखना है। और उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ लेंस। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के लेंस होते हैं, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। उस रिस्पेक्ट में आपको पावर को पॉजिटिव और नेगेटिव के रिलेशन में आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर तैयार करिए। तो देखेंगे आपने लेंसेज में केवल 3 क्वेश्चंस देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पूरा उसी से कवर हो जाता है। अगला पार्ट शुरू करते हैं, स्पेक्ट्रम चैप्टर पे आ जाते हैं अब। और ये आता है क्वेश्चन नंबर 42। ये एक इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और उससे आप कंक्लूजन्स निकालिए। अ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए प्रिज्म, सफेद रोशनी गिर रही है प्रिज्म पे, एंड अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन जो है उस पर एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमेना अकरिंग ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस ऑफ प्रिज्म। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहली सरफेस पे क्या होगा और सेकंड सरफेस पे क्या होगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है प्रिज्म की 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड एट सरफेस प्लेन होती हैं। तो उसमें पहली सरफेस पे कौन सा फिनोमेना होगा, दूसरी सरफेस पे ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ये आप खुद पता लगा के तय करिए और करेक्ट आंसर ढूंढिए इसका। दूसरी बात, अगला पार्ट इसका, डिफाइन द पैटर्न ऑब्टेन ऑन द फर्स्ट सरफेस। अब देखिए डिफाइन द पैटर्न ऑब्टेन ऑन द फर्स्ट सरफेस, उसका नाम लिखिए और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में लिखिए। ये क्या है जरा पता लगा के आंसर लिखिए। और उसका थर्ड पार्ट, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फिनोमेना, जो अभी मैंने नाम तो ले ही दिया था, लेकिन अब आप इसको बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से टू द पॉइंट आंसर लिख के तैयार कर लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन 43 और क्वेश्चन 44 पे आते हैं। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 भी स्पेक्ट्रम से है। देखिए ये 43rd क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स इनफेक्ट बनाए गए हैं जो तीनों इंटर रिलेटेड हैं। व्हाट आर द इंफ्रारेड रेज एंड हाउ आर दे डिटेक्टेड। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है और ये कैसे डिटेक्ट होता है, जानते हैं ना, हीटिंग इफेक्ट से। यस, तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, छोटा सा लिखना है। उसका अगला पार्ट है राइट द प्रॉपर्टी एंड द कॉज, राइट द प्रॉपर्टी एंड द कॉज due to which infrared rays or radiation are used for the photography in night। देखिए डेंजर सिग्नल, फोटोग्राफी एक नाइट, थेरेपेटिक यूज, ये सारे इंफ्रारेड रेडिएशन के यूज है। उन सब के पीछे एक ही रीजन है। वो क्या रीजन है? ये रीजन वेवलेंथ का है और स्कैटरिंग से रिलेटेड है कि इसमें लीस्ट स्कैटरिंग होती है, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये सीधे चलती हैं। डेट्स व्हाई दे आर यूज फॉर फोटोग्राफी। इससे रिलेटेड आंसर लिखना है इसमें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे जो यूवी रेडिएशन से रिलेटेड है। हाउ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज डिटेक्टेड। कुछ याद करिए कौन सा केमिकल यूज किया गया था, उसकी बेसिस पे आंसर लिखना है कि हाउ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज डिटेक्टेड। उसका अगला पार्ट, व्हाई द अल्ट्रावायलेट बल्ब हैव ए क्वार्ट्ज एनवलप इंस्टेड ऑफ ग्लास। कांच का नहीं होता है, वो क्वार्ट्ज का एनवलप होता है अल्ट्रावायलेट बल्ब में। और उसी से रिलेटेड पार्ट है नेम द प्रिज्म और मटेरियल यूज्ड टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड व्हाई। इसका आंसर में रीजन भी लिखिए। तो आपको ये देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट क्वार्ट्ज का जो एनवलप है वो, और जो थर्ड पार्ट में है नेम द मटेरियल ऑफ प्रिज्म जो कि यूज करते हैं। जरा पता लगाइए क्या है ये रीजन और इस आंसर को तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और 46। ये भी साउंड चैप्टर से हैं और इको से रिलेटेड हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इको। साउंड चैप्टर से हर बार इको से क्वेश्चन आता है और आएगा, और एक न्यूमेरिकल भी आएगा और वो भी इसी पर होगा। तो आपको ये तो बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या तैयार करना है, व्हाट इज एन इको। इको को एक डिफाइन करिए, बिल्कुल टू द पॉइंट उसको लिखिए कि वो इको होता क्या है।
और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टेट द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर लिसनिंग और हियरिंग द डिस्टिंक्ट इको। हमको क्लियर इको सुनना है तो उसके लिए कौन सी 2 कंडीशंस चाहिए हैं, यानी कि डिस्टेंस का रिलेशन और टाइम ड्यूरेशन का रिलेशन आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद इको किस तरह से डिफरेंट है एक और फिनोमेना जो होता है रिवर्बरेशंस उससे। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि रिवर्बरेशंस क्या होता है और इको क्या होता है और उसकी 2 कंडीशंस क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी पे बेस्ड होता है न्यूमेरिकल। तो आप ये ज़रूर तैयार करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 46 है उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड। डॉल्फिन भी यूज़ करती हैं इको का, बैट भी यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे सोनार लिया है। अब देखिए डॉल्फिन आ जाए, बैट आ जाए तो भी, सोनार आ जाए तो भी, लॉजिक तो एक ही है, वेव तो एक ही है, फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल तो एक ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई आंसर में बदलाव नहीं होना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है व्हाट इज सोनार, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंड ऑन विच प्रिंसिपल इट बेस्ड, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड नेम द वेव यूज फॉर दिस, इसमें कौन सी वेव यूज की जाती है और उसका क्या कारण है, वो वेव्स क्यों यूज करते हैं। अब ये वेव्स कौन सी हैं पता लगाइए, सोनार कैसे काम करता है पता लगाइए, और इस आंसर को लिखिए। और लिखना किस बेसिस पे है, इको के लॉजिक पे लिखना है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इको का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस सोनार के जब बजाय डॉल्फिन पे क्वेश्चन आ जाए या बैट पे क्वेश्चन आ जाए, पर क्वेश्चन का मेथड तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। इस बात को ध्यान में रख के आप तैयार कर लेंगे। तो हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 46 तक। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48। ये बच्चों आप शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग नेचुरल वाइब्रेशंस। नेचुरल वाइब्रेशंस में एग्जीक्यूशन में जो ग्राफ बनता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का, वो ड्रॉ करिए और रीजन बताइए व्हाई द नेचुरल वाइब्रेशंस आर नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ एंड वेयर डज इट टेक प्लेस। ये कहां पर होते हैं, इसका क्या रीज़न है, ये आंसर करिए और ये खुद पता लगाइए क्यों नहीं होते हैं नेचुरल वाइब्रेशन अर्थ पे और कहाँ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, और ये एयर कॉलम से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेम द फैक्टर ऑन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम डिपेंड एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द फैक्टर। देखिए फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट तो, एम्पलीट्यूड वाला पार्ट तो डिटेल में हटा दिया गया है, जो लास्ट पोर्शन है साउंड का, लेकिन ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो फ्रीक्वेंसी का फिनोमिना है एयर कॉलम में। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, उस फैक्टर का नाम लिखिए जिस पर डिपेंड करती है किसी एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम चेंज होती है, एक फैक्टर है जिसके बदल जाने से, और वो किस तरह से रिलेटेड होती है उससे। अब इसका हिंट मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपको खुद पता लगाना है और इसके आंसर को अच्छे से लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और बहुत छोटा सा आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आप शुरू करते हैं इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 49 और 50। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, और 49 नंबर क्वेश्चन साउंड चैप्टर से ही है, जो आपको देख के समझ में आ रहा होगा किससे रिलेटेड है, जरा सोच के बताइए। ये डैम्प्ड वाइब्रेशन से रिलेटेड है। ग्राफ देख के समझ गए होंगे, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ है जिसमें कंटिन्यूअसली एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन है नेम द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी गिवन इन द ग्राफ, आंसर तो मैंने बता दिया अभी, एंड राइट व्हाई इट्स एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इसका एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है ये खुद लिखिए, एंड व्हाट विल हैपन टू द वाइब्रेशन आफ्टर सम टाइम। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल कायदे से टू द पॉइंट डैम्पिंग ऑफ द साउंड के बारे में लिखना होगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेजोनेंस, व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द रेजोनेंस, यानी राइट द कंडीशन जो कि बहुत ज़रूरी है रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस को होने के लिए। और तीसरा पार्ट वो भी इंटर रिलेटेड है इससे, हाउ द रेजोनेंस डिफर फ्रॉम द फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखिए हम जानते हैं ना कि रेजोनेंस इज ऑल्सो ए कंडीशन ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन। तो फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, टू द पॉइंट डिफरेंस क्या है ये डिसाइड करिए। कंडीशन क्या नेसेसरी होती है और रेजोनेंस की डेफिनेशन। इस क्वेश्चन को आप तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। तो बच्चों इन दिस वे इस वीडियो में आपने अगले 10 क्वेश्चन देख लिए और आपके पास अब तक 50 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं।
अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें फर्दर 10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे आपको, और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।